नमस्कार, सलाम, दुआ, वड़कम, प्रणाम। मैं बसंत महिंद्रास और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक, ब्रॉट टू यू बाय महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं कनिष्क खुराना जी, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी ली है एज अ क्लैरिकल। 2016 से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और बहुत सारे एग्जाम्स को इन्होंने क्रैक किया और इनके पास इतने सारे ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट थी कि इन्होंने चुनाव किया खुद से कि इनको अपनी सुविधा के अनुसार कहां पे जाना है। तो सबसे पहले कनिष्क जी का स्वागत करते हैं। कनिष्क जी, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। बहुत सारे बच्चे हैं जो लंबे वक्त से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी? मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी 24 अगस्त 2016 से। बैंकिंग से पहले आप क्या करते? बैंकिंग से पहले सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था एज एन प्लांट हेड। उसके पहले आपने एजुकेशन क्या हासिल करी थी? एक्चुअली मेरी बीटेक है इन मैकेनिकल स्ट्रीम। ठीक है, बीटेक किया, बीटेक के बाद एक आपने कंपनी ज्वाइन की। हाँ जी। क्या विचार आया, क्यों ऐसा हुआ कि आप उस फील्ड से बैंकिंग की तरफ झुक गए? एक्चुअली हुआ क्या सर, बीच में एक डिमोनेटाइजेशन का फेज आया और क्योंकि जिस कंपनी में मैं प्लांट हेड था वो था कंस्ट्रक्शन बेस्ड, तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था डिमोनेटाइजेशन में। तो इस वजह से मेरे पास कहीं ना कहीं चॉइस नहीं था, तो मुझे अल्टीमेटली कंपनी को लेफ्ट ओवर करना पड़ा। फिर आपके दिमाग में बैंकिंग ही क्यों आया? सर ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जॉब देखी जाए तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जॉब प्रोसेस एक्चुअली बहुत फास्ट है। विद इन 6 मंथ्स वो अपना नोटिफिकेशन लॉन्च करती है, आप रजिस्टर करते हो, आपका एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू एंड यू आर इन। ये चीज है। एसएससी सीजीएल कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी 2 साल ले जाती है, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होता है, क्या आपको 2 साल में इंडिरेक्टली आप 1 अटेम्प्ट दे पा रहे हो। बैंकिंग में क्या होता है, एक ही साल में बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन भी बहुत ब्राइट होती है। तो 2016 में आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन के बारे में सोचा? जी सर। तो विचार आने के बाद आपने क्या किया? विचार आने के बाद सर सबसे पहली चीज, अब पढ़े तो कहाँ से पढ़े, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओ तो मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जहाँ से भी हम पूछें तो एक इंस्टीट्यूशन का जो सबसे ऊपर नाम आता है, जो रॉक करता है, वो है महिंद्रा इंस्टीट्यूशन। तो फिर आपने महिंद्रा ज्वाइन किया? जी सर। अच्छा, आप बता रहे थे इसके पहले आपने कोई एग्जाम भी दिया था 2016 में, ऐसे ही दिया था? हाँ जी सर। एक्चुअली मैंने जैसे ही ज्वाइन करा था तो मैंने एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने तब ज्वाइन करा था। वो इसलिए ताकि मैं अपने आप को ये इवेलुएट कर पाऊँ कि एक्चुअल में मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नेट में रिजल्ट ही जानता था। मतलब आप पहले चाहते थे कि आपकी एक्चुअल स्टेज कहाँ पर है। हाँ। इस एग्जाम की रेस में वो आपको पता चल जाए। हाँ, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि 1 महीने में क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन वो फेलियर मुझे ये बता देगी कि एक्चुअली मेरी क्या स्टेट। एग्जैक्टली। अच्छा, 2016 से लेकर आपका सिलेक्शन कब हुआ? सर सिलेक्शन मेरा नहीं सर, सिलेक्शन मेरा 2017 में जो मैंने आईपीएस क्लर्क दिया था उनमें हो गया था। तो मेरे रिजल्ट 1 अप्रैल 2018 को रिजल्ट्स आ गए थे। ठीक है, ये था। तो उस समय मेरे 4 बैंकों में हुआ था, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क में। ठीक है। तो मैं अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत से लेकर इस फेज तक पहुंचने में आप कई बार पास भी होंगे, कई बार फेल भी हुए। जी सर। तो उन सब चीजों को कैसे लेते थे? सर एक्चुअली मैंने कभी इसको नेगेटिव लिया ही नहीं था। किसी भी कैंडिडेट को अगर क्लियर करना है तो उसको पहले अपनी पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर उसको लगता है वो क्लरिकल इजीली कर सकता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए क्लरिकल छोटी जॉब है, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको जॉब मिल रही है सबसे बड़ी चीज वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने पोटेंशियल की वर्थ पता होनी चाहिए। अच्छा, इस दौरान में आपने कितने एग्जाम्स क्लियर करे होंगे लगभग? कौन कौन से एग्जाम्स? सर मैंने, और किस स्टेज तक पहुंचे? सर मैंने 2016 की अगर बात करूं, 2016 में 4 एग्जाम्स दिए थे, आरआरबी के 2 और ये अपने आईबीपीएस के ये जो 2 होते हैं वो दिए थे। तो दोनों में से सिर्फ एक था जिसका प्री निकला था। 2017 में से लेके जो भी पेपर था, भगवान की तरह से ऐसा कोई नहीं था जिसका प्री ना निकला हो और बाकी जिसका मैंने इंटरव्यू ना दिया। अच्छा, क्या ऐसा किया इतने दौरान में कि 2017 के बाद से आपके पेपर्स क्लियर होने, आराम से क्लियर होने शुरू हो? ठीक है। अच्छा, मैंने 2016 से जैसे ही ज्वाइन हुआ तो अब होता क्या, अलग अलग कैंडिडेट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मेरी शुरुआत से ये स्ट्रेटेजी रही थी कि टीचर जैसे ही 2 घंटा जो पढ़ाएगा मैं उसको बहुत ओपन माइंडेड फोकस माइंड से सुनता था। जब वो आ गया तो घर में आके मैं एसटी एक दिन में कम से कम 4 से 5 देता था। मतलब आप उसके बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते? जी, ऐसा आपका कहना? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, उस पे हम लोग बाद में आएंगे, कंटेंट और ये सब चीजों पे। इसके पहले बताइए कि 2016 से लेकर आपका जो फेल्योर टाइम रहा है, लंबा समय रहा, हाँ जी, उसमें आप
अपने आप को कैसे हैंडल करते थे और कैसे अपने आप को फोकस करते थे अपनी स्टडी के लिए? एक्चुअली सर फेलियर वर्ड तो मुझे लगता है कभी मेरे लिए था ही नहीं, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो 2016 के एंड में मैंने तैयारी चालू करी। हाँ। और मेरे पास देखा जाए तो 2 महीने के अगर समय में मैंने IPPS क्लर्क जो कि उस समय इतना टफ हो गया था एक्चुअली। हुआ क्या था, उससे पहले 2016 से पहले कट ऑफ बहुत कम जाती थी। 2016 में एक पेरीगार्डियन शिफ्ट आया जिसमें हर एग्जाम का कट ऑफ था 11 नंबर बढ़ गया था। तो उस चीज में अगर मैंने अपना क्लरिकल का प्री क्लियर कर लिया तो मेरे लिए ये भी अचीवमेंट था, क्योंकि फेलियर्स में भी अचीवमेंट होता है। अच्छा, एक बात यहाँ से निकल के आ रही है कि अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे या आप किसी तरीके से उसमें ढिलवाही कर रहे, आप ऐसे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें ग्रेजुअली और मुश्किल होती है। जी सर। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले आपको कट ऑफ कम थी, फिर 11 नंबर सडनली बढ़ गया, तो वो 11 नंबर बढ़ाने के लिए आपको कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। आपकी प्रिपरेशन अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से आगे एग्जाम में आपका कट ऑफ बढ़ गया अचानक से, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया। हाँ जी सर। तो आपको उस चीजों को, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके एग्जाम क्लियर हो। जी सर। तो आप कह रहे थे कि फेलियर, फिर उसको कैसे हैंडल किया? सर फेलियर तो आपने कहा ही नहीं। हाँ सर। क्योंकि आप एक बात कह रहे थे बहुत अच्छी मुझे लगी कि आपने कहा कि ये फेलियर नहीं है, ये सीख है। हर बार जब हमारा नहीं होता था तो मुझे सीख मिलती थी कि कहाँ पे रह गए और क्या चीजें हमें करनी चाहिए। सर, और फेलियर को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते हैं, अगर हम फेलियर देखते रहेंगे तो कभी सक्सेस पाएंगे ही नहीं। There is always next time. हाँ, there is always next time. हर बार आपके पास मौका होता है, लेकिन जो वक्त मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपको चाहिए कि आप उसे पूरी ताकत के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसके पीछे लग जाए और उसे पहली बार में ही कोशिश करेंगे उसको तोड़ दें। नहीं होता है तो अलग बात है, इवेल्युएशन करना, अपने आप को एनालाइज करना और उसके बाद आगे बढ़ना। चलिए, अब हम लोग उस फेज पे आते हैं जहां पे आप अपने आप को एकदम से छोड़ देते हैं। जी। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है जहां पे लगता है कि अब इससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है। तो आपकी लाइफ में क्या कभी ऐसा आया, और आया तो आपने कैसे उसको हैंडल किया? सर, भगवान की दया से इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है कि मेरी लाइफ में ऐसा फेज नहीं है। मेरी फैमिली सपोर्टिंग थी, मेरे फ्रेंड्स हर कोई सपोर्टिंग था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए आपको कभी नेगेटिव नहीं लगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेशन के उस पड़ाव पे आ गए जहां पे हम आपसे बात करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो फॉलो करते थे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते थे, उसके बारे में बताएं। तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी इस एग्जाम को लेकर, और कंटेंट वगैरह आप कहां से पढ़ाई करते थे? अच्छा, पहली चीज मैं ये रेफर करूंगा, किसी भी सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है एक गुड कैंडिडेट, उसके अलावा गुड मटेरियल और एक गुड फैकल्टी। अच्छा, गुड कैंडिडेट से क्या मतलब है? गुड कैंडिडेट से मतलब वो एक्चुअली में पढ़ना चाहता हो, सिर्फ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके अटेंडेंस लगाना वो गुड कैंडिडेट की खास बात नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना होना चाहिए। जब टीचर एक्चुअली पढ़ा रहा हो तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए और इंटरेक्शन होना चाहिए कि अगर माइंड में क्वेश्चन आए तो अंदर दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप पूछो, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि गुड कैंडिडेट। हाँ, तो इससे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट इवॉल्व होता है। हाँ, ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट आपका, आपने कहा कि एक गुड टीचर, हाँ, गुड मटेरियल होना चाहिए। हाँ जी, और एक गुड कैंडिडेट। ये तीनों चीजें अगर मिल जाए सर, तो एक सिलेक्शन गुड मटेरियल और टीचर आपको कहाँ से मिला? सर, ये चीज तो मुझे महिंद्रा से ही थी जो प्रोवाइड कर पाई, जिसने मैं, क्योंकि अपने आप को भगवान की वजह से गुड कैंडिडेट मानता हूँ, गुड मटेरियल उन्होंने दिया। और सबसे अच्छी बात, इनकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है महिंद्रा से के सर, वो एक्सीलेंट है। जैसे स्पीड टेस्ट और यूट्यूब चैनल। हाँ जी सर, इसकी बात है, एक्सीलेंट है। क्योंकि होता क्या है, आज की डेट में जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ IBPS PO में एज एन बैंक ऑफ इंडिया में, तो अल्टीमेटली मैं पढ़ूँ कहाँ से? तो मेरे पास क्योंकि मोबाइल फ़ोन है और इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अपडेटेड रहने में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही थी जो हेल्प करती थी। तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में आप क्लर्कल पोस्ट पे थे? जी सर। अभी आपका IBPS 19 वाला क्लियर हुआ है? जी सर। और उसमें आपको बैंक जो अलॉट हुआ है बैंक ऑफ इंडिया सर। तो बैंक ऑफ इंडिया, तो अब करंट टाइम में आप PO बन चुके हैं। जी सर। और आपका, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपकी प्रमोशंस का भी बन रहा है, आपने एग्जाम, इंटरनल एग्जाम भी दिया होगा,
क्लर्क वाला बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, जी सर, वो भी आने वाला है। जी तो सर। अब फिर से आपके पास चॉइसेस है, आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? सर वो तो देखते हैं कौन सा पहले आता है, क्या होता है सर, हाँ। लेट द टाइम कम। लेकिन देखिए आपकी मेहनत है जो आपको इस स्टेज तक लेके आई है कि अब आपके पास मौका है कि आप चुनाव कर सकते, जी सर, ना कि वो सिलेक्टर जो बैठा हुआ है वो आपको चुने कि भाई आपको नौकरी देनी कि नहीं। मेरा हमेशा से एक चीज़ सर माननी रही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप एक पेन सेलेक्ट करो, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअल में, आपके पास बस एक वही है कि आपको वही सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं आपको 4 पेन दूं और तब बोलूं सेलेक्ट करो, तो आप प्राउडली अपना कॉलर ऊपर करके एक प्रिविलेज फील करते हो कि नहीं मेरे पास ऑप्शन है। तो वही मेरे साथ था कि एक्चुअल में बैंक मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे बैंकों को सेलेक्ट करना था, मैं कौन से बैंक में जाऊँ अपने अकॉर्डिंग, और हर बार भगवान की दया से मेरे पास ये था। मतलब फाइनली आप अभी भी आपके पास जो पहले आ जाएगा जी सर, उसके बारे में विचार कर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। अब जैसे आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे वीक लगता था या कौन सा स्ट्रॉन्ग लगता था? सर सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ। उसमें महिंद्रा की एक फैकल्टी है पूजा मैम, उनसे बहुत हेल्प मिलती थी, प्लस आकाश सर, ये सबसे बहुत हेल्प मिलती थी। और अगर मैं बात तो वीक की, तो सर मैं वीक पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोलूँगा। मैं एक्चुअली क्या करता था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन पे करता था, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता था, ये चीज़ थी सर। अच्छा, आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड टेस्ट पे फोकस करते हैं। जी सर। तो कितने स्पीड टेस्ट दिए होंगे आप? सर पर डे मेरा रहता था एट मिनिमम 4। ऑल्दो मुझे लोग कई बार साइको भी कहते थे, लेकिन शायद ये साइकोपन ही था। अच्छा, स्पीड टेस्ट में कुछ अचीवमेंट भी आपका रहा है? हाँ जी, आप जो है स्टार परफॉर्मर, चूंकि महिंद्रा की स्पीड टेस्ट आप देते थे और वहाँ पे स्टार परफॉर्मर भी बने हैं, कितनी बार बने? सर एक्चुअली क्या था, एक अप्रैल के मंथ में आई गेस मैं बना था 6th रैंक होल्डर था ऑल ओवर इंडिया। और फिर 2-3 महीने बाद मेरी लाखों लोग देते हैं एग्जाम सर। जी सर। और ऑल ओवर इंडिया फिर एक बार मेरी 16th रैंक भी आई है। और हर ब्रांच में एक होता है MCA सॉरी, महिंद्रा क्लास असेसमेंट। तो अपनी ब्रांच में कंटिन्यूसली मैं आई गेस 17 to 19 टाइम्स कंटिन्यूस मैं रैंक 1 आया था। तो उससे हेल्प क्या मिलती थी, और लोग जो मोटिवेट होते थे वो लोग ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करते थे, तो उससे मेरा परफॉर्मेंस और हेल्प होती थी। कॉम्पिटिटिव जो फाइट होती थी वो चलती रहती थी लगातार। तो 2 बार आप बने जी सर, स्टार परफॉर्मर। जी सर, ये बड़ी बात है। स्पीड टेस्ट में परफॉर्मेंस देना इनके लिए एक ऐसा था कि नहीं बस करना है, चूंकि एग्जाम इनका टारगेट था। स्टार परफॉर्मर तो टारगेट नहीं था, लेकिन चूंकि इन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी कि लाखों स्टूडेंट के बीच में ST देते हुए, जबकि आपको भी पता होगा ST कंपैरेटिवली एग्जाम से लेवल अप होती है कई बार। हाँ जी सर। और उसमें भी आप जो है लाखों लोगों में ऊपर में आए। अच्छा, एक जिक्र आप कर रहे थे कि किसी एग्जाम में आप टॉपर से थोड़ा सा पीछे रहे। हाँ जी सर। वो कौन सा एग्जाम था सर? एक्चुअली क्या था, ये जो RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क थे, इनमें मेरे आई गेस 147 समथिंग नंबर आए थे, और टॉपर के मुझसे 5 या 6 नंबर ज़्यादा थे। तो ये अलग था मेरा सीन। अच्छा, तो अभी जो एग्जाम IPS PO वाला हुआ है, इसमें आप इंटरव्यू तक भी गए होंगे? हाँ जी सर। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जानना चाहेंगे कि मेंस आप प्रीलिम्स के साथ ही कर रहे थे या प्रीलिम्स पहले टारगेट किया, फिर मेंस की तरफ बढ़े, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तरफ बढ़े? आपकी स्टडी क्या थी, कैसे किया? सर एक्चुअली हुआ क्या था, 2016 में जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी, तब मुझे एक अपने स्मूथनेस में आना था, तो मैंने एक नॉर्मल प्री की करी। लेकिन बाद में एक चीज़ क्लियर आउट हो गई, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्री और मेंस, दोनों चीज़ इक्वल है। बस डिफरेंस ये है, प्री में आपके इजी क्वेश्चन है, यू नीड लेवल ऑफ क्वेश्चन, और मेंस में आपके पास टाइम है, बट यू नीड कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप बता रहे थे, पहले के समय में और अब में चेंजेस भी हो गए हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले आप बता रहे थे कि इंग्लिश में आप बहुत फास्ट करते थे। जी सर। कितना समय देते थे इंग्लिश को? सर इंग्लिश का एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर ही सिर्फ पढ़ता था, और एक्चुअली कई बार क्या होता था, मैं ज़्यादातर पढ़ भी नहीं पाता था। तो एज आई टोल्ड यू, डिजिटल प्लेटफॉर्म महिंद्रा में जो एडिटोरियल जो समझाने, यूट्यूब में जो अपने आप ये लोग ये एडिटोरियल को एक्सप्लेन कर देते, तो उससे मेरा काम बहुत बच जाता था कि मुझे इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, रेदर मैं यूट्यूब में उन एडिटोरियल को अप्रोच उनसे ही कर लूँ, तो मेरा टाइम बहुत सेव हो जाता था ये चीज़। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए, चूंकि आपका जब इंटरव्यू आया होगा तो आपको उसमें करंट अफेयर्स को भी प्रिपरेशन करना होगा, तो क्या स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी या पर्टिकुलर कहीं करंट अफेयर्स आपने फोकस किया? जी सर। एक तो सर महिंद्रा गुरु में बहुत अवेलेबल, प्लस एक इनकी बहुत अच्छी महिंद्रा की बुकलेट आती है माइका सर। उसमें बेनिफिट क्या होता है, उसमें ऑनलाइन आती है, अभी करंट टाइम में ऑनलाइन आती है। आपके समय में भी ऑनलाइन में आ रही है? नहीं सर, हम लोग उसके पहले हार्ड कॉपी मिलती थी। हार्ड कॉपी थी, हार्ड कॉपी का एक अलग ही मजा होता है पढ़ने का सर।
तो होता क्या था सर, इसमें हर चीज इतने अच्छे से सॉर्ट आउटेड, बुलेट पॉइंट्स में जो जरूरत होता था वही चीज फिल्टर आउट। एग्जैक्टली। प्लस एक इंटरव्यू भी हर एक मैगजीन में दिया होता था, तो उससे पता लगता था कहीं ना कहीं, आप मानिए ना मानिए सर, किसी का भी आप इंटरव्यू रीड करते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है। प्लस एक ये भी होता है, कल को हम अब कब देंगे, ये चीजें होती हैं सर। बहुत बढ़िया। तो माइका आप लगातार पढ़ते थे, मतलब करंट अफेयर्स के लिए माइका और न्यूज़पेपर जी, एडिटोरियल आप जो है यूट्यूब पे देखा करते थे और करंट अफेयर्स देखा करते जी थे। सर। तो इस तरीके से आपकी जर्नी रही, आपने बहुत मेहनत करी। रीजनिंग वगैरह के लिए भी आप ऐसे ही बस प्रैक्टिस? जी सर, मेरा मतलब स्पीड टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं सर? एक्चुअली होता क्या था, स्पीड टेस्ट जैसे मैंने दी, मैं एक सर बहुत कॉमन मैंने स्टूडेंट्स में देखा है कि स्टूडेंट्स टीचर्स में बहुत डिपेंड रहते हैं। हाँ। कि अगर टीचर ने मुझे ये टॉपिक पढ़ाएगा तभी जाके मैं कोडिंग करूंगा, और जब तक मुझे 30 टॉपिक खत्म नहीं करेगा मैं आगे एसटी देना मतलब आप पहले से प्रोएक्टिव थे? हाँ, मैंने ये करा था। अगर टीचर को फॉर एग्जांपल मैथ्स में पढ़ाना है टाइम एंड वर्क, तो मैं पहले से पढ़ के जाता था, तो जब टीचर मुझे डिलीवर करेगा तो मेरे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। आपने एक पॉइंट कहा था, गुड स्टूडेंट, गुड कैंडिडेट। जी सर। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। गुड कैंडिडेट होता कौन? और एक टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। मैं उसके ऊपर कभी काम नहीं कर सकता जो खुद ही अपने ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और जब खुद के ऊपर काम करने वाला कैंडिडेट कोई मिलता है तो टीचर के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है और उसके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आती है। तो जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस भी जगह पे करते हैं, आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप गुड कैंडिडेट बने, प्रोएक्टिव बने। पहले से जो चीज, जैसे सर बता रहे हैं कि जो चीज पढ़ाई जाती थी सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ते थे, जो चीज आगे पढ़ाई जाएगी उसको भी पढ़ लेते थे पहले से। तो जब टीचर बताता था तो जो डाउट्स होते थे वो वहीं पे आपके क्लियर हो जाया करते थे। तो प्रिपरेशन इस तरीके से ज्यादा बेहतर होती है। और आप फाइनली कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज मेनली यही देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट की ही एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ये आपकी अपनी भी हो सकती है। हाँ, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तभी मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता पा रहा हूँ और आपको लगे कि मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि मेरी सिस्टर का भी सिलेक्शन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले साल, और मेरा जैसे मानना है कि एसटी बहुत देनी चाहिए, इस लेवल तक कि मुझे कोई साइको बोल ले, ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर ने शायद गिन के अभी तक 20 एसटी नहीं दी होंगी सिलेक्शन के लिए भी, उन्होंने बहुत पेपर दे दिए, ठीक है, और उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो जैसे देखिए, ये जमीन आसमान का अंतर, वैसे क्या पता पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कल को आप में से ही कोई बंदा जो देख रहा है वो यहाँ पे आके बैठेगा और अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, तो बहुत डिपेंड करता है। मेन मैटर ये, लेकिन एक चीज कॉमन है जी सर, जितने भी फोकस वाली बात, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कमी है जी। और उसके लिए अब जैसे हमें मालूम है, अगर पता चलता है कि मेरे में स्पीड की कमी है जी, या एक्यूरेसी की कमी है, और वो स्पीड टेस्ट से अगर मैं उसको भर सकता हूँ या उसको हैंडल कर सकता हूँ, स्पीड टेस्ट देख के सुधार सकता हूँ, तो मैं ज्यादा स्पीड टेस्ट दूंगा। किसी को लगता है कि स्पीड उसकी सही है, एक्यूरेसी सही है, कहीं कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है, तो हो सकता है वो स्पीड टेस्ट के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से हर व्यक्ति के ऊपर, हर कैंडिडेट के ऊपर। लेकिन जो कॉमन पॉइंट है कि आपका फोकस, आपको अपनी अवेयरनेस, आपको एग्जाम की अवेयरनेस। जैसे सर की बात से मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि शुरुआत में इन्होंने कहा कि मैंने एग्जाम दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अवेयर हो जाऊं एग्जाम से, कि मैं एक्चुअली कहां पे हूं, अब मुझे कितनी दूर तक जाना है। तो जब आपको पता होगा कि आपकी एक्चुअल स्टेटस अभी क्या है और आपको जाना कहां है, तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी प्लान आउट करेंगे। तो आपको मालूम था कि आपको क्या चीजें करनी है, उस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटजी प्लान आउट करी, क्योंकि आपने पहले एग्जाम को पढ़ लिया था। और फिर एक समय आपके लाइफ में ऐसा भी है, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर होने लगे। हाँ जी सर। तो वो यही होता है कि एग्जाम की अवेयरनेस इतनी बढ़िया हो गई। कई बार लोग कहते हैं कि भाई वो फलाना कैंडिडेट है जिस एग्जाम में बैठता है क्रैक कर देता है। एग्जैक्टली सर, होता पता चल चुका है। एक्चुअली होता क्या है ना सर, आदमी कहता है आप एनालाइज कैसे करते हो, हमारा ये मानना है आप एक प्रैक्टिस अगर अच्छी कर लोगे तो होता क्या है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं हम जीए उस समय एनालाइज नहीं करते जब उसके व्यूज आते हैं। हम जीए जब पेपर हो रहा होता है हम तभी एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या डिमांड है, अब नेक्स्ट पेपर में क्या डिमांड होगी, ये चीज। प्लस मतलब आज जो एग्जाम आप दे रहे हैं, हाँ जी, इस एग्जाम को तो आप दे ही रहे हैं, हाँ, लेकिन आगे के एग्जाम में एनालाइज पहले कर का लेता हूं। एनालिसिस आप इसी एग्जाम के ब्याह पे कर लें। हाँ, ये चीज है। प्लस एक चीज और मैं चाहता हूँ, लोग आदमी क्या करता है अपने आप को इवॉल्व करता है, लेकिन
ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो हम इवॉल्वमेंट अपने अंदर कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में सही है। अर्थात हमने मान लीजिए कोई क्वेश्चन 60 सेकंड में करा, अगली बार 51 सेकंड में, अगली बार 40 सेकंड में, क्या वो जरूरी है, क्या वो सही है? तो इसके लिए बेस्ट तरीका है एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक कंपटीशन होता है जेलस वाला, वो बहुत गंदा होता है। एक होता है हेल्दी कंपटीशन। ऐसे फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, उनसे करिए। मेरे एक फ्रेंड है अनूप ओझा, उनसे मैं हेल्दी कंपटीशन करता था। स्वाति स्वरूप और एक मेरी सिस्टर जो सबसे ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है मेरे लिए, जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा था, आयुषी खुराना। तो इनसे क्या होता था, मैं इनको क्वेश्चन देता था। कई बार ऐसा हुआ इन्होंने क्वेश्चन 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड में करके दिखा दिए, तो मुझे लगता था नहीं, ये एक्चुअल में टाइम बहुत गैप कम करा सकता है। ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि खुद से पढ़ाई करके मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और वो सब चीजें, वो क्या थी? एक्चुअली था क्या, मैं अभी सबसे पहले तो रेफर करना चाहूँगा अपने फैकल्टी को, महिंद्रा फैकल्टी को, शिवा सर। वो मैथ्स में बहुत अच्छी अप्रोचेस बताते हैं। उसके अलावा भी मेरी अपनी अप्रोच रहती थी कि क्या होता है ना, जब रियल लाइफ एग्जाम आता है, चाहे लाख आपकी प्रैक्टिस हो, आप कहीं ना कहीं अपने बेसिक तरीके में चले आते हो जो आप 9-10 में करते थे। ठीक है, तो होता है क्या है, अब उसको अप्रोच को अगर आपको अपने लाइफ में लाना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका आप अपनी भी अप्रोच यूज करो। कई बार मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन होते थे जिनको मैं आंसर से ही डायरेक्ट सॉल्व करता था। अक्सर क्या होता है, आदमी मेंस में जो कि लेवल टफ होता है उसके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। हम क्या करते थे, हमें अगर आइडिया लग गया पढ़ के कि 11 का मल्टीपल है, तो पहले आंसर में देख लेते थे कौन सा है, अगर 11 का मल्टीपल हो उसी को पिक करते थे। अच्छा, कैसे स्पॉट किया होगा आपने कि ये चीजों में ये चीज चलेगी? वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही आया होगा। सर प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट जितना स्पीड टेस्ट आपने दिया सर, वो सब उसी का जो भी सर, आप अगर सर इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि महिंद्रा की मैंने स्पीड टेस्ट दी है इतनी, जिसकी वजह से आज मैं 8 बैंकों में सिलेक्शन ले पाया हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। 8 बैंकों में सिलेक्शन लिया आपने और आज आपके पास चॉइस है कि आप किसको चुनाव करेंगे, पीओ रहेंगे या क्लरिकल में ही प्रमोशन लेंगे, जैसा भी आपके ऊपर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं खुराना जी की तरह आप लोग भी, जितने भी लोग हैं, ये लोग भी ऐसे ही अब एक पड़ाव पे पहुंचेंगे जहां पे आप चुनाव करेंगे, भैया ये वाला बैंक मुझे नहीं लेना है, ये घर से बहुत दूर दे रहा है, ये वाले को लेना है क्योंकि ये मेरे घर के पास में, या मुझे ये बैंक का लोगो अच्छा लगता है, या मुझे ये बैंक अच्छा लगता है, या मेरा ड्रीम था इस बैंक में जाने का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे और आपसे बात करके बहुत लिटरली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी जल्दी सेलेक्ट हो जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।